हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में क्लास 9th का एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले जिसका नाम है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है इसी को। इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ देख चुके हैं और मोमेंटम से रिलेटेड, लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ देखने वाले हैं। इसके अंदर में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, लॉज क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसका एप्लीकेशंस क्या होता है और इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चूंकि हम लोग को पता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या होता था, अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेंगे और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे जब तक हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। लेकिन वहाँ पर हमको फोर्स का अमाउंट, एक्सीलरेशंस, मास के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसीलिए न्यूटन ने क्या किया, सेकेंड लॉ डेवलप किया। और इसको क्यों डेवलप किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द अप्लाइड फोर्स, मास, एक्सीलरेशंस, बिकॉज द फर्स्ट लॉ वॉज नॉट एबल टू डिफाइंड और कैलकुलेट द अबो वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल्स है, चेंज इन मोमेंटम, अप्लाइड फोर्स, मास, एक्सीलरेशंस, तो इन सभी का कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पा रहे थे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। ठीक है, तो इन्हीं सभी वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए और इनके बीच एक्चुअल रिलेशंस फाइंड करने के लिए न्यूटन ने सेकेंड लॉ को डेवलप किया था। दिस लॉ इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ एंड गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और ये जो लॉ है ये फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड है, संबंधित है। और ये वाला जो लॉ है, सेकेंड लॉ जो है, हमको फोर्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट को हमको देता है या बताता है फोर्स के बारे में। उन्हीं चीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है या लॉ क्या होता है। तो देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं ये हमेशा उस बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी को कहा जाता है न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, या इसी को हम लोग कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन टू वेरिएबल्स, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यूटन का सेकेंड लॉ का ये भी कहना है कि किसी भी बॉडी का जो एक्सीलरेशंस है वो केवल टू वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला वेरिएबल क्या है, फोर्स है, जो कि बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और दूसरा जो वेरिएबल है वो है मास, जो कि बॉडी के पास होता है। तो ये दोनों ही क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। इसको हम लोग इस टर्म्स में लिख सकते हैं और इसको हम लोग इस टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको हम लोग कैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सा वेरिएबल क्या है उसको मैं यहाँ पर एक बार राइट डाउन कर दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा। F का मतलब है अप्लाइड फोर्स, M का मतलब है मास और A का मतलब होता है एक्सीलरेशन और P का मतलब होता है मोमेंटम। आइए अब फॉर्मूला और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं फोर्स के लिए। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं A नाम दे देता हूँ और इसके पास जो मास है वो m है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल u कंसिडर कर लिए हैं, तो इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस बॉडी का t = 0 सेकेंड में वेलोसिटी कितना u है, तो इस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम का डेफिनेशन हम लोग को पता है, p = mv होता है, बट यहाँ पर वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल u लिए हैं, इसलिए मैं इसका इनिशियल मोमेंटम लिख लेता हूँ, pi = mu लिख लेता हूँ। इसी प्रकार इस बॉडी के ऊपर कुछ समय बाद मतलब अभी t = 0 सेकेंड था, अब कुछ समय बाद ये कितना हो जाएगा, t सेकेंड हो जाएगा। t मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ समय बाद मैं इस बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका मास तो वहीं रहेगा, मास चेंज नहीं होता है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, हम लोग देख चुके हैं। और इसका जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाता है, u के बजाय इसका वेलोसिटी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं v हो जाता है। तो इस सिचुएशंस में आफ्टर t सेकेंड इसका जो मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा।
तो यहाँ पर मिल गया हमको बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और यहाँ पर हम लोग को मिल गया बॉडी का फाइनल मोमेंटम। अब हम लोग मोमेंटम में चेंज निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम में चेंज को डेल पी से डिनोट किया जाता है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम हमको पता चल जाएगा कि मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। बाद वाले मोमेंटम को पहले वाले मोमेंटम से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको पता चल जाता है कि कितना का डिफरेंस या कितना चेंज हो रहा है बॉडी के मोमेंटम में। तो यहाँ पर डेल पी का वैल्यू हमको मिल जाता है एम वी माइनस एम यू। यहाँ पर एम कॉमन निकाल लेंगे तो डेल पी इज इक्वल टू हमको मिल जाता है एम वी माइनस यू। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग को पता है न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट होता है एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी अपन डी टी। यहाँ पर डी पी अपन डी टी को क्या बोला जाता है, डी पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम और डी टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का डेफिनेशन होता है चेंज इन मोमेंटम और उस मोमेंटम को चेंज होने में वो जितना टाइम लिया है वो टाइम का रेशियो। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये वाला जो पैरामीटर है, इसको क्या कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन याद रखिएगा, चेंज इन मोमेंटम और इस मोमेंटम को चेंज होने में लिया गया टाइम, तो इसको बोलते हैं टेकन टाइम या टाइम टेकन। तो इसको मैं लिख लेता हूँ डेल पी अपॉन टी। तो डी पी अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल पी अपॉन टी। अब डेल पी का वैल्यू हम लोग को पता है इक्वेशन 1 से एम वी माइनस यू है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं, न्यूटन का इक्वेशंस, मोशन इक्वेशंस फर्स्ट वाला, वो क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से मैं a का वैल्यू निकाल लूँगा तो v यहीं रहेगा, u को इधर ट्रांसफ़र करूँगा और t को भी इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा ये। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी है तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ a से। तो मुझे डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एम ए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी पी अपॉन डी टी को रिप्लेस करके मैं क्या रख सकता हूँ, एम ए रख सकता हूँ। तो इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए कंसिडर कर लेता हूं तो यहाँ से मुझे मिल जाता है ए प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज़ कर लेता हूँ, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसलिए इसका वैल्यू 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन मिल गया। इसीलिए न्यूटन ने कहा था कि न्यूटन का सेकेंड लॉ को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि f इज इक्वल टू एम ए को डिराइव करके हम लोग f प्रोपोर्शनल डी पी अपॉन डी टी ला सकते हैं और f प्रोपोर्शनल डी पी अपॉन डी टी को डिराइव करके हम लोग f इज इक्वल टू एम ए डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, f इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है उसको देखते हैं। हम लोग को मिला था अभी फॉर्मूला f इज इक्वल टू एम ए। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कंक्लूड, तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि f जो है मास का प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मास का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमको उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास एक बॉडी है ये 10 kg का है, मेरे पास एक दूसरा बॉडी है ये 20 kg का है, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए दोनों में फोर्स किस में ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए या मूव करवाने के लिए। तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले बॉडी का मास ज़्यादा है तो इसमें मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब F2 जो है ग्रेटर देन होगा F1 से। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा है उसके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एक्सेलरेट करने के लिए। एक चीज़ और यहाँ पर और एक और रिजल्ट निकलता है कि F जो है एक्सीलरेशंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है किसी बॉडी के ऊपर आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे ये उतना ही क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। ठीक है, ये रिजल्ट भी निकल के आता है। इस इक्वेशन से एक और रिजल्ट निकल के आता है कि एक्सीलरेशन जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसके पास उतना ही कम एक्सीलरेशन होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हमारे पास ये ट्रैक्टर का एक ट्रॉली है, ये ट्रैक्टर का एक ट्रॉली है। अगर मैं इसमें 3 लोगों को बैठा देता हूँ, और अगर मैं इसको खेत में दौड़ा देता हूँ तो ये क्या होंगे,
इसका ऊर्जा पुर्जा हिल जाएगा इसमें जो 3 लोग बैठे हैं, क्योंकि ये बॉडी का एक्सीलरेशंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहीं अगर इस ट्रैक्टर के ट्रॉली पर खचाखच मैं बहुत सारे लोगों को बैठा देता हूँ, लगभग मैं 15 से 20 लोगों को बैठा देता हूँ, तो इस ट्रॉली का मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि इसका एक्सीलरेशंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर मैं इसको इस सिचुएशंस में खेत पे दौड़ाता हूँ गर्मी के दिनों में, तो ये कम एक्सीलरेशन होगा इसमें इसके कंपैरिजन में। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि मास के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशंस कैसे चेंज होता है। अगर मास कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी, और यदि मास कम है तो एक्सीलरेशंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यदि मास ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन कम होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, इफ़ f इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 0, एम नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये बोला जा रहा है यदि किसी बॉडी के ऊपर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके पास जो एक्सीलरेशन होगा क्या होगा, 0 होगा। जब हम लोग f का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो a का वैल्यू 0 होगा ना। अच्छा, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे अगर इस इक्वेशंस में f इज इक्वल टू 0 रख दूं तो m का भी वैल्यू 0 हो जाएगा और a का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो a का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन m का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि किसी बॉडी के पास 0 मास हो ही नहीं सकता। अगर कोई बॉडी है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा ही। तो इसलिए यहाँ पर इसको लिखा गया है m नॉट इक्वल टू 0। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसे ही एक्सेप्शन चीज़ को एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स 0 है तो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा, बट मास उसका नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए जो रिजल्ट मिला था, यहाँ पर मास का मतलब है, मास का जो यूनिट होता है किलोग्राम होता है, और एक्सीलरेशंस का जो यूनिट होता है मास पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा जी, फोर्स का SI यूनिट तो न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर मैं CGS यूनिट की बात करूँ फोर्स की, तो CGS यूनिट में फोर्स का जो यूनिट होता है वो डाइन होता है, और 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो SI यूनिट है और जो CGS यूनिट है फोर्स का, उसके बीच रिलेशन होता है 1 न्यूटन का जो वैल्यू होता है 10 के पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन जो है 10 के पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की या एप्लीकेशंस की न्यूटन सेकेंड लॉ की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ अ बॉडी इज पुश्ड मोर it will start moving with higher acceleration, while if it pushed with less force it will move with lower accelerations। तो चूंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ में ये रिलेशन हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये बोला जा रहा है यदि हमारे पास कोई बॉडी है और जब हम लोग इसको पुश करते हैं मतलब फोर्स का वैल्यू ज़्यादा लगाते हैं, तो इसका एक्सीलरेशंस का वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इससे रिजल्ट निकाल चुके हैं, किसी बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही एक्सीलरेशन होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है, यदि कोई बॉडी है इसको हम लोग ज़्यादा पुश करेंगे तो इसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और इसको कम पुश करेंगे तो इसके ऊपर कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ऐसा बोला जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है, एन एम्प्टी बॉक्स रिक्वायर्ड लेस फोर्स देन अ फिल्ड बॉक्स बिकॉज द मास ऑफ एम्प्टी बॉक्स इज लेस देन द फील्ड। अच्छा, एक और रिजल्ट निकाले थे हम लोग जिसमें कि F प्रपोजनल टू एम ए था, है ना, और यहाँ पर एक और रिजल्ट निकाले थे A प्रपोजनल इनवर्सली प्रपोजनल टू M। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है एन एम्प्टी बॉक्स रिक्वायर्ड लेस फोर्स than filled box because the mass of the empty box is less than the filled। एक बॉक्स है आपके पास, ये खाली है, एक दूसरा बॉक्स है आपके पास, ये भरा हुआ है, तो इसमें हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है और इसमें हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एक्सीलरेट करने के लिए, क्योंकि एक्सीलरेशंस का वैल्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, क्योंकि मास ज़्यादा होगा तो ये कम एक्सीलरेट होगा। ठीक है, और मास यदि कम होगा
तो ज़्यादा एक्सीलरेट होगा। इस वजह से हमको इसमें कम फोर्स लगाना पड़ता है और इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ लाइटर बॉल विल गो हायर दैन द हैवियर वन व्हेन थ्रो अपवर्ड विद द सेम फोर्स as the lighter ball will require less force to overcome the earth gravitational force। जैसे कि हमारे पास एक बॉल है ये और एक दूसरा बॉल है, ये हैवी है और ये लाइट है, मतलब इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है। जब दोनों को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब हम लोग दोनों को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसमें हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और इसमें हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अ लाइटर बॉल विल गो हायर, मतलब ये ज़्यादा दूर तक जाता है, दैन द हैवियर वन व्हेन थ्रो अपवर्ड सेम फोर्स एज द लाइटर बॉल विल रिक्वायर्ड लेस फोर्स। तो यही कॉन्सेप्ट लगा है इसमें भी। आगे देखते हैं, इन द गेम ऑफ क्रिकेट वाइल कैचिंग अ फास्ट कमिंग बॉल द प्लेयर पुश हिज हैंड बैकवर्ड। आप लोग क्रिकेट मैच देखे ही होंगे या आप लोग खुद खेले होंगे क्रिकेट। तो जब हम बॉल को हम लोग कैच करते हैं, जब हम लोग बॉल को कैच करते हैं तो कैच करते वक्त हम लोग अपने हैंड को पीछे की तरफ खींचते हैं, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूटन सेकेंड लॉ लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग उस बॉल के फोर्स को, बॉल के द्वारा हमारे ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। उस फोर्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं? रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। क्योंकि बॉडी के पास क्या वेलोसिटी, मास है तो मास और वेलोसिटी तो मोमेंटम है, और मोमेंटम है तो हमको चोट ना लगे इसलिए इसको मोमेंटम को चेंज करना पड़ेगा। और मोमेंटम चेंज कैसे होगा? फोर्स को रिड्यूस करने से। उसके द्वारा हमारे हैंड पर जो फोर्स लगेगा उसको रिड्यूस करके किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल हो सकता है। आगे बात करते हैं, वन इज hurtless if jump from a certain height on the soft floor than on a hard floor। जब भी कोई इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सॉफ्ट फ्लोर पर जंप करता है किसी हाइट से तो उसको चोट नहीं लगती है, और जब वो किसी हार्ड सरफेस पर जंप करता है तो उसको चोट लग जाती है। तो ये भी इसी की वजह से होता है, मोमेंटम में चेंज हो जाता है जब वो सॉफ्ट फ्लोर पर जंप करता है। तो अदर सिचुएशन में नहीं हो पाता, जिससे कि उसको चोट लग जाती है जब वो हार्ड सरफेस पर जंप करता है। तो ये वही वाला केस हो गया, क्रिकेट वाला केस हो गया, है ना। इसमें हम लोग फोर्स को रिड्यूस करते हैं। वैसे ही इसमें जो सॉफ्ट फ्लोर है वो जो जंप कर रहा है बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको रिड्यूस कर देता है इस वजह से। आगे बात करते हैं, इन सर्कस द आर्टिस्ट जंप आइदर ऑन थिक क्यूशन, या फिर इसको आप लोग पीलो कंसिडर कर सकते हैं और नेट। आप लोग देखे होंगे जब भी सर्कस में जाते हैं तो जो आर्टिस्ट होते हैं या तो वो पीलो के ऊपर जंप करता है, या फिर नेट लगा रहता है उसके ऊपर जंप करता है ताकि उसको चोट ना लगे। तो यहाँ पर भी यही वाला केस अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर पीलो के द्वारा या फिर नेट के द्वारा मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसका फोर्स क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि आर्टिस्ट को चोट नहीं लगती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, द ग्लास और एर्थन, या इसको आप लोग सॉलिड बोल सकते हो, मिट्टी होता है इसका मतलब। आर्टिकल्स ब्रेक व्हेन फॉल ऑन हार्ड फ्लोर बट इट इज़ नॉट सॉफ्ट फ्लोर। तो ये भी यही वाला केस हो गया है, ये वाला केस है ना। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को या हम लोग खुद सॉफ्ट फ्लोर पर जंप करते हैं तो हमको चोट नहीं लगती, हार्ड सरफेस पर जंप करते हैं तो चोट लग जाती है। तो ये वही वाला केस है। अगर किसी मिट्टी के बने कुछ सामान्स को, आर्टिकल्स को, या फिर कांच के बने कुछ आर्टिकल्स को जब हम लोग सॉफ्ट फ्लोर पर छोड़ देते हैं किसी हाइट से तो वो नहीं टूटता है, बट हार्ड सरफेस पर ये टूट जाता है। तो उसी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? चेंज इन मोमेंटम की वजह से होता है। दूसरा फोर्स की वजह से लगता है, ठीक है। जो सॉफ्ट फ्लोर है वो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को कम कर देता है, जबकि हार्ड सरफेस जो है ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो ब्रेक हो जाता है। आगे बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स मतलब बाइक हो गया, बाइसिकल हो गया, कार हो गया। आर प्रोवाइड विथ सॉकर्स मतलब साकअप होता है ये एक्चुअल में, जो गांव में हम लोग यूज़ करते हैं, जो बाइक में लगा रहता है, कार में लगा रहता है, साइकिल में लगा रहता है, जो कि हमको लग्जरियस फील देता है, इसलिए इसको लगाया जाता है।
तो ये शॉकर्स होते हैं, इसी को शॉकअप बोलते हैं, या इसको आप लोग एक प्रकार का स्प्रिंग कंसिडर कर सकते हो। तो इसको क्यों लगाया जाता है? मोमेंटम में चेंज करने के लिए, एक्सीलरेशंस को चेंज करने के लिए और फोर्स को रिड्यूस करने के लिए। जो हमारे पास हमारे ऊपर जो फोर्स लगे वो हमें कम फील हो या उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाए, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोग साइकिल को एक मेन रोड में दौड़ा के देखना, और इसमें जो साकअप लगा रहता है उसके वजह से आप लोगों को कम एक्सीलरेशन फील होगा। और यदि इसी को अगर आप लोग बहुत सारे जिग जैग वाले रोड में अगर दौड़ा देंगे तो आप लोग को एक्सीलरेशन ज़्यादा फील होगा। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन ज़्यादा फील ना हो, आपको चोट ना लगे, इस वजह से इसमें शॉकअप्स या शॉकर्स या स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल जो है और एप्लीकेशन जो है कंप्लीट होता है, और इसी के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इस मोशंस का हम लोग लॉ या स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट व्हेन टू बॉडीज इंटरएक्ट दे अप्लाई force to one another that are equal in magnitude and opposite in direction. The third law is known as the law of action and reaction. यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, अगर हम लोग किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो भी हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, तो इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ कहा जाता है। ठीक है, और इससे पहले वाले जो सेकंड लॉ देखे हैं उसको कहा जाता है लॉ ऑफ फोर्स। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ फोर्स कहा जाता है। ये सारा चीज़ हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या कहा जाता है? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ कहा जाता है। इसी स्टेटमेंट को आप लोग कुछ ऐसा भी समझ सकते हो, व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी द फर्स्ट बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज एक्सर्टेड। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा देता हूँ, ठीक है, किसके द्वारा? इस वाले बॉडी के द्वारा। ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकेंड बॉडी है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी के द्वारा सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। तो जब ये वाला बॉडी जो है इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा तो ये बॉडी भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। मतलब F12 का मतलब है कि पहला वाला बॉडी जो है दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। इसी प्रकार दूसरे बॉडी की वजह से पहले बॉडी के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ फोर्स फील होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं F21, दूसरे बॉडी के ऊपर पहले बॉडी की वजह से फोर्स। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, बट डायरेक्शन अलग होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। दूसरे बॉडी की वजह से पहले बॉडी के ऊपर, या पहले बॉडी की वजह से दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स, या फिर दूसरे बॉडी की वजह से पहले बॉडी के ऊपर फोर्स। और दोनों का डायरेक्शंस क्या होता है? अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है, या एक्शन रिएक्शंस का लॉ कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए इसका एग्जाम्पल या एप्लीकेशंस देख लेते हैं। प्रपोल्सन ऑफ फिश थ्रू वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्शन एंड रिएक्शन। जो मछली होते हैं या फिश होते हैं, जब ये पानी में तैरते हैं तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि वो अपने बाजुओं से वो पीछे की तरफ वाटर को पुश करते हैं, लेकिन उसका मोशंस किधर होता है? आगे की तरफ होता है। तो वो फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, वाटर जो है उसको पीछे की तरफ लाना चाह रहे हैं, जबकि फिश जाना कहाँ चाहता है? आगे की तरफ। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शंस लॉ अप्लाई हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है गन फायरिंग। जब गन को फायरिंग किया जाता है तो आप लोग देखे होंगे जितना फोर्स से जो बुलेट है मूव करता है, उतना ही उसको मूव करने के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत पड़ती है उतने ही फोर्स वो किसके ऊपर लगाता है? गन के ऊपर लगाता है। इसीलिए जो बुलेट जो है सामने की तरफ जाता है और गन जो है पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जितना फोर्स बुलेट आगे जाने के लिए लगाता है उतना ही फोर्स
गन जो है पीछे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई होता है। नेक्स्ट है द फ्लाइट ऑफ द बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिएक्शन। फ्लड जो बर्ड है जब वो उड़ता है तो वो भी पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है अपने फेदर्स के द्वारा और मूव किधर करते हैं, आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी एक्शन एंड रिएक्शन लॉ देखने को मिल जाता है। ठीक है। लिफ्ट इज क्रिएटेड बाय हेलीकॉप्टर्स बाय पुशिंग द एयर डाउन देयर बाय क्रिएटिंग एन अपवर्ड रिएक्शन फोर्स। जब हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो इसका जो ब्लेड है जब ये घूमता है तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, इस वजह से ये ऊपर की तरफ मूव कर पाता है। ये ब्लेड के द्वारा एयर में एक फोर्स लगाया जाता है नीचे की तरफ, इसलिए ये ऊपर की तरफ उड़ पाता है। तो यहाँ पर भी एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन लॉ यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ स्विमर पुशेस अगेंस्ट द वाटर वाइल द वाटर पुशेस बैक ऑन द स्विमर। तो ये जो हम लोग सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखे थे फिश वाला जो एग्जांपल देखे थे उसी से इसको रिलेट कर सकते हो। बस फिश की जगह क्या आ गया है, स्विमर आ गया है। स्विमर भी क्या करते हैं, जब हम लोग नदी तालाब या स्विमिंग पूल में जब नहाते हैं तो जब हम लोग उसमें जंप करते हैं तो अपने हाथों को हाथ से क्या करते हैं, वाटर को पीछे की तरफ पुश करने लगते हैं, जिससे कि हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग फोर्स किधर लगाते हैं, नीचे की तरफ। मूव किधर करते हैं, आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी जो फोर्स काम करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड में काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रॉक क्लाइंबर्स पुल देयर वर्टिकल रोप डाउनवर्ड टू पुश देमसेल्व्स अपवर्ड। जो पहाड़ चढ़ते हैं, या फिर इसको आप लोग दो तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि रोप मलखम होता है, रोप मलखम मतलब एक रस्सी ऐसे लटका रहता है, ठीक है, और कोई जब इसके ऊपर चढ़ता है, ठीक है, कोई इसके ऊपर चढ़ता है तो ये फोर्स किधर लगाता है, फोर्स लगाता है ये नीचे की तरफ, और मूव किधर करता है, ऊपर की तरफ। क्योंकि इस रस्सी से क्या करता है, ये ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, और इस रस्सी को ये पकड़ के नीचे की तरफ खींचता है, और ये मूव किधर करता है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर भी दो फोर्स काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में। उसी प्रकार जब हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं, उसी प्रकार जब हम लोग चट्टानों में जाते हैं या पहाड़ चढ़ते हैं तो वहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। जब हम लोग आगे जब जाते हैं तो अपने पैर से क्या करते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जबकि हमारा मोशंस क्या होता है, आगे की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल फिट बैठता है। आगे बात करते हैं, वाइल पुलिंग आउट बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल इफ द रोप सडनली ब्रेक द मैन फॉल बैकवर्ड। इसका मतलब ये है, जैसे कुएं से हम लोग पानी निकालते हैं तो बाल्टी को जब हम लोग ऊपर खींचते हैं तो हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, और बाल्टी जो है, बकेट जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है। ठीक है, और जब धागा टूट जाता है, या रस्सी टूट जाता है, सॉरी फॉर दैट, धागा नहीं, रस्सी टूट जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो रस्सी टूट जाता है तो जितना फोर्स बकेट जो है, जितना फोर्स लगाकर नीचे की तरफ मूव करता है, उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगता है, और हम भी उन्हीं के जैसा पीछे की तरफ मूव करने लगते हैं, और इस प्रकार से हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं जब रस्सी टूटता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो फोर्स देखने को मिल रहा है जिसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन अ मैन वॉक ही पुशेस द ग्राउंड इन द स्लैंटिंग मैनर। जब हम लोग पैदल चलते हैं रोड के ऊपर तो हमारे पैर के द्वारा पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, और हम मूव किधर करते हैं, आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी इक्वल फोर्स काम कर रहे हैं, दो इक्वल फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं तो हमारे पैर के द्वारा पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, मतलब ये रोड जो है हमको पीछे की तरफ खींचना चाहता है, और हमारे बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसके द्वारा हम लोग आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी थर्ड लॉ देखने को मिलता है। रॉकेट प्रोपल्सन, ये तो आप लोग को पता ही होगा। रॉकेट प्रोपल्सन क्या होता है, जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो इसमें आप लोग देखे होंगे, इसमें फॉग निकलता है, धुआं निकलता है, क्योंकि ईंधन जलता है। तो ये क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, ताकि रॉकेट का जो मोशन है,
रॉकेट का जो मोशन है वो किधर हो सके, ऊपर की तरफ हो सके। तो जितना फोर्स नीचे की तरफ ये लगाता है उतना ही फोर्स ये आगे की तरफ लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ फायरमैन स्ट्रगल टू होल्ड अ होस पाइप। जो आग बुझाने वाले फायरमैन होते हैं उन लोग पाइप को जोर से पकड़े रहते हैं, पाइप को जोर से पकड़ कर रखे रहते हैं। क्यों पकड़ के रखे रहते हैं? उसको बैलेंस करने के लिए। तो पाइप क्या करता है, जो फायरमैन के हैंड में जितना फोर्स ये पाइप लगाएगा उतना ही फोर्स वो क्या करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए लगाएगा। तो यहाँ पर भी अपोजिट फोर्स वर्क कर रहा है ताकि वो आग को बुझा सके बैलेंस फॉर्म में। ठीक है, तो इतना सारा एग्जाम्पल है और एप्लीकेशंस है। आई होप इतने सारे एग्जाम्पल से आप लोग को न्यूटन का थर्ड लॉ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इस चैप्टर का 9th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले इसी को एक और नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये लॉ है, तो इसका कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या है उसको पहले देख लेते हैं, है ना। If the net external force acting on a system of body is zero, then the momentum of system remain constant। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जैसे कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास है और ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। और यदि हम लोग इसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यह मोमेंटम में जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो चेंज जीरो होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। कौन? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का लॉ या फिर स्टेटमेंट। इसी को दूसरे तरीके से समझ सकते हो, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दैट मीन्स ई एक्स टी इज इक्वल्स टू जीरो, द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और कंजर्व, दैट मीन्स P1 P2 डॉट P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, Pn इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या इसी को बोल सकते हो चेंज इन मोमेंटम dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर बोल सकते हो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ये एक बॉडी है, इसका मोमेंटम पहले जितना था बाद में भी इसका मोमेंटम हमको फाइनल मोमेंटम दोनों ही सेम मिलेगा, दोनों ही क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, यदि इसके मोमेंटम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तो इसका मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन याद रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या है, जीरो है। ठीक, अब चलिए इसको थोड़ा सा प्रूफ करके देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक बॉडी है जिसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1। हमारे पास एक और बॉडी है जिसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है, अभी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी u1 इसकी वेलोसिटी u2 है और यहाँ पर कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। अब कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों बॉडी एक दूसरे से टक्कर हो जाते हैं। तो टक्कर को ही क्या बोला जाता है, कोलिजन बोला जाता है। टकराव को ही क्या बोला जाता है, कोलिजन बोला जाता है। तो कुछ समय बाद ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, और जब ये टकराते हैं तो इस बॉडी की वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और इस बॉडी की वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। मतलब इक्वल अमाउंट में, इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स काम करने लगता है यहाँ पर, और ये फिर से पहले की तरह मूव करने लगता है। फिर से ये टक्कर के बाद पहले की तरह मूव करने लगता है, आफ्टर कोलिजन ये कुछ ऐसा मूव करने लगता है। बट इसकी वेलोसिटी जो है u1 u2 जो है चेंज होकर क्या हो जाता है, v1 और v2 हो जाता है, और इसका मास चेंज नहीं होगा, मास उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर ये तीन सिचुएशन है, तीनों सिचुएशंस को आप लोगों को समझना है। ये वाला कंडीशन जो है कोलिजन के पहले था, ये वाला जो सिचुएशन है कोलिजन के दौरान है या कोलिजन हो रहा था उस सिचुएशंस का है, और ये वाला जो सिचुएशन है कंडीशन ये आफ्टर कोलिजन के बाद का कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग को ये प्रूफ करना है, यहाँ पर इस बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है और यहाँ पर इस बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम है ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है इस एग्जाम्पल में, फिर हमको समझ में आ जाएगा
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नाउ वी कैन राइट मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी बिफोर कोलिजन। पहले वाले बॉडी का मोमेंटम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पी ए इज इक्वल्स टू एम वन यू वन। दूसरे वाले बॉडी का मोमेंटम मैं मान लेता हूँ पी बी इज इक्वल्स टू एम टू यू टू है। उसी प्रकार कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन के बाद पहले वाले बॉडी का मोमेंटम इतना है और दूसरे वाले बॉडी का मोमेंटम इतना है, पी बी इज इक्वल्स टू एम टू वी टू है। नाउ चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए एंड यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन किसके लिए? पार्टिकल ए के लिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ वन प्रपोजनल एम वन वी वन माइनस एम वन वी वन लिख सकते हैं, सॉरी यू वन लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन टी, क्योंकि हम लोग को पता है डेल पी अपॉन डेल टी होता है, डेल पी अपॉन डेल टी होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। और डेल पी का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ये पहले वाले बॉडी का फाइनल मोमेंटम है और ये पहले वाले बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है, तो दोनों को सबसेट कर दिए। इसी प्रकार दूसरे वाले बॉडी के लिए हम लोग फोर्स लिख सकते हैं F2 प्रोपोर्शनल टू M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन T। इसको इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ करते हैं। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट किसको किसको नहीं समझ में आया है, इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये वाला बॉडी है, इसका मोमेंटम मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एम यू वन। उसी प्रकार इस वाले बॉडी का मोमेंटम मैं पी बी इज इक्वल्स टू एम यू टू लिख सकता हूँ क्या? उसी प्रकार इस वाले बॉडी का फाइनल मोमेंटम मैं पी ए इज इक्वल्स टू एम वन वी वन लिख सकता हूँ क्या? उसी प्रकार मैं इस वाले बॉडी का मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम वी एम वी टू लिख सकता हूँ क्या? तो वही चीज़ तो लिखा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अब न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं, एफ वन इज इक्वल्स टू एफ टू नेगेटिव। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए और 2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू अपॉन टी, कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? t और t को कैंसिल आउट करने के बाद ये u वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं और v वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं। तो u वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे तो हमको मिल जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिल गया। तो यहाँ पर ये वाला जो मोमेंटम है, ये टोटल मोमेंटम है कोलिजन के पहले, ठीक है, और ये वाला जो मोमेंटम है टोटल मोमेंटम है कोलिजन के बाद, क्योंकि ये पहले बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है और ये दूसरे बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है। ये पहले बॉडी का फाइनल मोमेंटम है और ये दूसरे बॉडी का फाइनल मोमेंटम है। तो एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था वो कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है उसके इक्वल हो गया। तो पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ हम लोग लिख सकते हैं, जो कि क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या मिल गया? सेम मिल गया, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, इसके कुछ एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। व्हेन अ मैन जंप इनटू शोर एज फ्रॉम अ बोट, द बोट स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड। जैसे कि ये एक बोट है, ठीक है, और ये इसका कॉर्नर है। तो यहाँ से कोई इंसान जो है जंप करता है, जब ये जंप करता है तो ये आगे की तरफ मूव करता है। तो जितना मोमेंटम इसके पास होगा उतना ही मोमेंटम इस नाव के पास होगा पीछे की तरफ, ऐसा बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, ठीक है। जितना मोमेंटम से ये आगे की तरफ जाएगा उतना ही मोमेंटम ये पीछे की तरफ लगाएगा। अच्छा, इसमें आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। तो ये जो लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से ही थोड़ा सा
मिला जुला है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से भी मैच होता है थोड़ा सा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला हूँ एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये नाव है, नाव के किनारे पर ये कोई लड़का है, ये यहाँ से जंप कर रहा है, ये यहाँ से जंप कर रहा है, तो इसके पास जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम नाव के पास होगा, बट इसका डायरेक्शन आगे की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा। तो इसमें हम लोग डायरेक्शंस की बात नहीं करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन में, जबकि न्यूटन थर्ड लॉ में हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर केवल हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पर फोर्स के बारे में बात करते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। आगे बात करते हैं रॉकेट प्रोपल्सन। ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है, ये एग्जाम्पल है, और लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का भी एग्जाम्पल है ये। क्यों? क्योंकि अगर इसको फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूटन का थर्ड लॉ आएगा, बट हम लोग यहाँ पर मोमेंटम के नज़रिए से देखें तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन लॉ आएगा। कैसे? तो यहाँ पर रॉकेट प्रोपल्सन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे आएगा? तो यहाँ पर ये जो रॉकेट है ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो इसका जो फॉग है या जो धुआं है नीचे की तरफ मूव करता है, तो इसका मोमेंटम जितना होगा उतना ही मोमेंटम इसके पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है। आगे बात करते हैं व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द गनर एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड जर्क। देखो, जब गन को फायर करते हैं तो गन जो है पीछे की तरफ मूव करता है, तो गन के पास भी मोमेंटम आ जाता है और बुलेट के पास भी मोमेंटम आ जाता है। तो गन के पास जितना मोमेंटम होता है उतना ही मोमेंटम बुलेट के पास भी होता है। तो यहाँ पर दोनों ही बॉडी का जो मोमेंटम है क्या है? सेम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी मोमेंटम कांस्टेंट था और यहाँ पर भी मोमेंटम कांस्टेंट था। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है, ठीक है। चलिए इस बुलेट वाले एग्जाम्पल को मैं एक बार डिफाइंड कर देता हूँ। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास जो गन है उसका मास क्या है? कैपिटल एम है, और ये जो गन है उसमें जो बुलेट है उसका मास कितना? स्मॉल एम है। उसी प्रकार जब हम लोग गन को फायर करते हैं तो गन को फायर करते तो वेलोसिटी आ जाती बुलेट के पास, गन के पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है। तो गन का वेलोसिटी को हम लोग कैपिटल वी कंसीडर कर लेते हैं और बुलेट की जो वेलोसिटी इसको स्मॉल वी कंसीडर कर लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको ये बोलता है फायरिंग के पहले जो मोमेंटम होगा, फायरिंग के पहले जो मोमेंटम होगा वो फायरिंग के बाद उसका जो मोमेंटम होगा दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर फायरिंग के पहले बुलेट का भी मोमेंटम जीरो है और गन का भी मोमेंटम जीरो है, और फायरिंग के बाद गन का जो मोमेंटम होगा कैपिटल एम कैपिटल वी के मल्टीपल होगा, और जो बुलेट है उसका मोमेंटम स्मॉल वी स्मॉल एम के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है एम वी प्लस एम वी इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है कैपिटल वी इज इक्वल्स टू माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम मिल जाता है। तो ये निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन। और अगर मुझे बुलेट की वेलोसिटी निकालनी हो तो v इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल एम वी अपॉन एम, यहाँ से मुझे बुलेट की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई करके हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं गन की, और वेलोसिटी बुलेट की भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जितना मोमेंटम यहाँ से इस इक्वेशन से अगर निकालोगे तो जितना मोमेंटम बुलेट के पास है उतना ही मोमेंटम गन के पास भी रहेगा, बट दोनों का डायरेक्शंस क्या होगा? अपोजिट होगा। इसी को तो कहा जाता है जी मोमेंटम कांस्टेंट है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था, है ना। बट यहाँ पर नेगेटिव क्या बता रहा है? चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन बता रहा है कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यही चीज़ रॉकेट प्रोपल्सन में भी हो रहा था और यही चीज़ बोट वाले केस में भी हो रहा था। न्यूटन थर्ड लॉ में हम लोग केवल फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये इस यूनिट का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। इससे एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। मैं कंसीडर कर लेता हूँ हमारे पास एक गन है, उस गन का मास मैं लगभग कंसीडर कर लेता हूँ 8 kg,
ठीक है। और उस गन में जो बुलेट लगा है उसका मास मैं कंसिडर कर लेता हूँ 0.2 ग्राम या 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 kg, 0.2 kg कंसिडर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और जब हम लोग उसको फायर करते हैं तो बुलेट के पास जो वेलोसिटी आ जाती है वो आ जाती है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 16 मीटर पर सेकंड कंसिडर कर लेता हूँ। तब हमें बतानी होगी कि गन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इन सभी डाटा को इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि हमको गन की वेलोसिटी निकालनी ना। अगर हमको बुलेट की वेलोसिटी निकालनी होती तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल m का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2 है, ठीक है। स्मॉल v का वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है, कैपिटल M का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 दी 8 और ये हो जाएगा 8 2 दी 16। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/10 और ये मल्टीपल में 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 2 दी 4, तो ये हो जाएगा -4/10। और इसको जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो गन की वेलोसिटी होगी वो गन की वेलोसिटी कितनी होगी 0.4 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। जब बुलेट की वेलोसिटी क्या हो 16 मीटर पर सेकेंड हो। बट यहाँ पर नेगेटिव साइन हमको ये बता रहा है कि गन की जो वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में होगा किसकी बुलेट के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार से इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप आज के इस लेक्चर में सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर और एक नए यूनिट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।